इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के ऊपर, जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन में है हम लोग का सबस्ट्रेट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम लोग ने ब्रोमीन दिया है। तो ये बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है हम लोगों का, जो कि है हुन्सडिकर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता है, उसको हम लोग कोई भी हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या होता है कि डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 हट जाता है और यहाँ पर क्या होता है, एक हैलोजन इंट्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर होगा RBr, ठीक है। तो ये R जो होगा ये कोई भी एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप ये सब हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और एक हैलोजन आके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है डी कार्बोक्सिलेशन का और साथ ही साथ हैलोजिनेशन रिएक्शन का। तो ये याद रखना, ये जो हुन्सडिकर रिएक्शन है ये डी कार्बोक्सिलेशन का एक एग्जाम्पल है, साथ ही साथ हैलोजिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर X क्या होगा, तो हम लोग का है यहाँ पर जो R है, R यहाँ पर इथाइल है। तो इसको हम लोग ने ट्रीट किया Br2CCl4 में। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर CH3CH2Br। तो ये हम लोग का हो गया X, ठीक है। अभी फिर ये जो X से है Z तक का सफर, ये दूसरा नेम रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरेहाउस नेम रिएक्शन, ठीक है। तो कोरेहाउस नेम रिएक्शन क्या है, कोरेहाउस नेम रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग कोई भी एक हैलाइड लेंगे, ठीक है, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हम लोग का एक लिथियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये जो है लिथियम सॉल्ट, ये लिथियम सॉल्ट हम लोग किस वे में बना रहे हैं, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो यहां पर जो RLi बना हम लोग का, ये जो लिथियम सॉल्ट बना, फिर ये लिथियम सॉल्ट को हम लोग क्या करेंगे, कॉपर आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम सॉल्ट कॉपर आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो हम लोग को मिलेगा यहां पर क्या, R2CuLi प्लस LiI, ठीक है। और ये जो R2CuLi है ये गिलमैन रिएजेंट है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट ऐसा आता है रिएक्टिविटी RLi, ठीक है, ये वाला ज्यादा होता है, ये लिथियम सॉल्ट है। फिर आता है हम लोग का RMgX जो कि ग्रिग्नट है, और बाद में आता है गिलमैन R2CuLi। RLi और RMgX हम लोग का 1,2 एडिशन देता है, और ये जो गिलमैन है ये हम लोग का 1,4 एडिशन देता है कोई भी कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जो ग्रिग्नट रिएजेंट है RMgX, ये ग्रिग्नट रिएजेंट प्लस कॉपर आयोडाइड अगर दे दिया तब ये क्या देगा, तब ये वाला देगा 1,4 एडिशन इन कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऐसा क्यों देगा, क्योंकि ये RMgX प्लस CuI ये क्या बना देता है, गिलमैन रिएजेंट बना देता है, फिर वो 1,4 एडिशन जाता है। और 1,4 एडिशन किस में जाएगा, कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम लोग का तो यहां तक आ गया गिलमैन रिएजेंट। फिर क्या होता है कि ये जो गिलमैन रिएजेंट है R2CuLi, इसको हम लोग अगर कोई दूसरा
हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड कुछ भी हो। यहाँ पर देखो R प्राइम X दिया है मैंने, ये जो R प्राइम है ये अलग है, ठीक है, ये R है और ये R प्राइम है, तो दोनों अलग है। तो इसमें क्या होता है, फिर कपलिंग होता है दोनों R ग्रुप का, तो यहाँ पर बनेगा R R प्राइम, ठीक है, प्लस R Cu प्लस LiX। तो ये मेरा हो गया जो बना एल्केन बना। क्या बना, दो जो एल्काइल ग्रुप्स है R है यहाँ पर, तो दो एल्काइल ग्रुप्स आपस में कपल हो जाएगा, तो यहाँ पर कपलिंग हो रहा है। तो ये जो मेरा 3 स्टेप का रिएक्शन है, पहला वाला स्टेप क्या हुआ, लिथियम सॉल्ट बना, सेकेंड वाला स्टेप मेरा क्या हुआ, गिलमैन रिएजेंट बना, और थर्ड वाला स्टेप क्या हुआ मेरा, यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप्स कपल हो गया। तो ये जो 3 स्टेप का रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कोरेहाउस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो पहला वाला स्टेप क्या है, यहाँ पर X बन रहा है, ठीक है, तो X मेरा क्या था, ये वाला था CH3CH2Br। फिर मैंने क्या किया, इसमें लिथियम दे दिया, तो वो क्या बनेगा, CH3CH2Br, इसमें मैंने लिथियम दे दिया, तो मेरा ये बनेगा CH3CH2Li, ठीक है, लिथियम सॉल्ट बन गया। फिर मैंने यहाँ पर क्या दिया, कॉपर आयोडाइड दिया, तो अभी देखो कॉपर आयोडाइड देने से क्या बनता है, मेरा गिलमैन रिएजेंट बनता है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा जो R है, ये R है मेरा इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2 यहाँ पर देखो क्या है, R2CuLi, तो CH3CH2 CuLi, ये मेरा गिलमैन रिएजेंट बन गया। तो मेरा जो Y है यहाँ पर, ये Y होगा CH3CH2 CuLi, ये मेरा Y बन गया। तो मुझे X मिल गया, Y मिल गया, और अभी Z क्या होगा, Z में देखो क्या दिया है, फिर ये जो है इथाइल ब्रोमाइड, तो ये गिलमैन रिएजेंट के साथ इथाइल ब्रोमाइड दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं अगर इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करूं तो मेरा फाइनल क्या बनेगा, CH3CH2, ये तो ये वाला R हो गया, और अभी दूसरा वाला R प्राइम कहां से आएगा, ये R प्राइम मेरा इथाइल है, तो फिर से मैं इथाइल लिख दूंगा CH2CH3, तो मेरा यहां पर क्या बन गया, तो ये हो गया मेरा ब्यूटेन, ठीक है। तो मेरा ये जो Z है, तो ये Z होगा मेरा ब्यूटेन, CH3CH2CH2CH3। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये वाला मेरा पोर्शन था R, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा था R प्राइम, ठीक है। ओके, तो मेरा यहां पर जो Z है, Z होगा मेरा ब्यूटेन। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहां पर बोला गया है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो 1,1 बोला है, तो प्रोपेन में आ गया मेरा CH3CH2CH3, ये मेरा है प्रोपेन, ठीक है। यहां पर क्या बोला है, 1,1 डाइक्लोरो, मतलब 2 हाइड्रोजन हट जाएगा और यहां पर 2 क्लोरीन आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इसको मैंने हाइड्रोलाइज किया, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, ये क्लोरीन जो है, ये क्लोराइड आयंस हट जाएगा और यहां पर क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस आ जाता है। जस्ट नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, तो ये मेरा ऐसा आ जाता है। तो अभी यहां पर देखो क्या होता है, ये जो मेरा 1,1 डायोल होता है, ठीक है, ये 1,1 डायोल बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स का आपस में रिपल्शन होता है, तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन का है यहाँ पर रिपल्शन होता है, ऑक्सीजन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो इसलिए ये वाला जो 1,1 डायोल है ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 1,1 डायोल वाटर रिलीज कर देता है और कार्बोनिल कंपाउंड दे देता है। तो कैसे करके देगा, तो अभी ये जो है OH, ठीक है, ये वाला यहां से यहां पर बैकफायर करके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये O
H यहाँ से निकल जाएगा, तो ऐसे करके निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा CH3 CH2 CHO, तो यहाँ पर मेरा ये बन गया प्रोपानेल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या है, मेरा 2 राइट होगा। ऑल्दो देखो यहाँ पर दिया है 1,1 प्रोपेन डायोल, ये जो था मेरा 1,1 प्रोपेन डायोल, ये अनस्टेबल होता है और ये रेडिली वाटर छोड़ देता है और प्रोपेनल बन जाता है। तो ये जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट है, प्रोपेनल। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल में आओ। यहां पर बोला है SN1 रिएक्शन एट द एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन किसे बोला जाता है, जो कार्बन में चारों ग्रुप्स अलग अलग हो, दैट इज यहां पर ये R1, ये R2, ये R3 और यहां पर कोई भी एक हैलाइड आयन रहेगा X। ठीक है, तो यहां पर देखो चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक स्टार देके, ये स्टार रिप्रेजेंट करता है कि ये एसिमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन एट द एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ एन एनैंशियोमेरिकली प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड। तो ये सब एल्काइल हैलाइड है। यहां पर बोला है एनैंशियोमेरिकली प्योर, मतलब इधर यहां पर प्लस वाला आइसोमर होगा, नहीं तो यहां पर माइनस वाला आइसोमर होगा। ठीक है, ये एनैंशियोमेरिकली प्योर है। तो यहां पर जब SN1 रिएक्शन होता है तो ये जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट क्या देगा, यहां पर मेरा ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन, रेसिमाइजेशन विथ पार्शियल रेसिमाइजेशन। तो ये 4 ऑप्शन है। तो अभी देखो यहां पर अगर SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है, तब यहां पर क्या होगा, एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो कार्बोकैटायन अगर फॉर्म होता है यहां पर, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो ये ऐसा प्लेन में रहेगा, ये मेरा प्लेन हो गया, यहां पर मेरा कार्बन एटम और यहां पर मेरा तीनों ग्रुप्स रहेगा। ठीक है, तीनों एल्काइल ग्रुप। तो अभी यहां पर देखो ये कार्बन, ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन का क्या होता है, p ऑर्बिटल रहता है, प्योर p ऑर्बिटल रहता है। तो अभी जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल कहां से अप्रोच कर सकता है, टॉप से अप्रोच कर सकता है, टॉप ऑफ द प्लेन, और बॉटम ऑफ द प्लेन। ठीक है, 2 वे है, ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है, नीचे से भी अप्रोच कर सकता है। तो इसको मैं दिखा देता हूं ऐसे करके। सपोज ये ऊपर से अप्रोच कर रहा है, टॉप। ठीक है, और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, ये सेम न्यूक्लियोफाइल, ये कहां से अप्रोच कर रहा है, बॉटम से अप्रोच कर रहा है। तो मेरा क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा, पहला प्रोडक्ट मेरा ये होगा, ये बॉटम अप्रोच है, और टॉप अप्रोच का मेरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी देखो, अभी अगर तुम ये कंसीडर करोगे तो ये क्या हो रहा है, तो यहां पर तुम्हारा रेसिमाइजेशन हो रहा है। एक तुम्हारा क्या बनेगा, प्लस आइसोमर बनेगा, और एक तुम्हारा माइनस आइसोमर बनेगा। ठीक है, यहां पर प्लस और माइनस मैंने आर्बिट्रेरीली दिया है। ठीक है, तो यहां पर प्लस और माइनस जो है तुम्हारा 50-50 मिक्सचर में बनेगा, क्योंकि यहां पर तुम्हारा पॉसिबिलिटी है 50% न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर सकता है और 50% न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए यहां पर जो बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, 50-50 मिक्सचर बनेगा प्लस और माइनस का। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या हो रहा है, आंसर है 3। यहां पर मेरा क्या होगा, रेसिमाइजेशन। हमेशा याद रखना कि जब
SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है, SN1 रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन क्यों? क्योंकि एक कार्बोकैटायन बन जाता है यहाँ पर। ये कार्बोकैटायन का क्या होता है, प्योर ऑर्बिटल रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर और नीचे से दोनों वे से अटैक कर सकता है इक्वली, तो इसलिए रेसिमाइजेशन। और अगर SN2 रिएक्शन होता है तब वहां पर क्या होता है, इन्वर्शन होता है। इन्वर्शन क्यों? क्योंकि यहां पर अगर तुम्हारा एल्काइल हैलाइड रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, तो तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या होता है, पीछे से अटैक करेगा और सामने से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम्हारा क्या मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। तो इसलिए SN1 होने से हमेशा रेसिमाइजेशन, SN2 होने से इन्वर्शन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, which of the following statement is incorrect for ethylene dichloride and ethylidene dichloride? तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि इथिलीन डाइक्लोराइड क्या है और इथाइलिडीन डाइक्लोराइड क्या है। तो इथिलीन डाइक्लोराइड है CH2 और दोनों CH2 में Cl रहेगा, ये मेरा है इथिलीन डाइक्लोराइड। और इथाइलिडीन डाइक्लोराइड क्या है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड में एक ही कार्बन में दोनों Cl रहेगा। ये वाला एग्जांपल पहले भी देखा है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन ये था। तो पहला है दीजर, यहां पर बोला है which of the following is incorrect बोला है यहां पर, ठीक है, इनकरेक्ट। तो पहले देखो बोला है दीजर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाँ तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, खाली स्ट्रक्चर्स में दोनों डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये करेक्ट है। फिर सेकंड में क्या बोला है, बोथ ऑफ दिस यील्ड सेम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। तो अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, तो हम लोग को पता है अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पहला वाला दूंगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। फिर से अगर दिया तब क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, सिर्फ HCl हट गया पहला, फिर सेकंड में भी HCl हट गया, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है अल्कोहलिक KOH में। तो यहां पर भी सेम करो, अल्कोहलिक KOH दे दिया तो क्या हो रहा है, CH डबल बॉन्ड CHCl, सॉरी मेरे से यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर ये जो इथाइलिडीन है, ये इथाइलिडीन में CH3CHCl होगा, वो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेन जो है तुम्हारा ये सेम रहेगा कि इथिलीन डाइक्लोराइड में दोनों कार्बन में क्लोरीन रहेगा और इथाइलिडीन डाइक्लोराइड में क्या होगा, एक ही कार्बन में दो क्लोराइड रहेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर दो अल्कोहलिक KOH, तो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आएगा। फिर से अल्कोहलिक KOH दो, क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिटाइलिन बन गया यहां पर, ठीक है। तो ये जो है बोथ ऑफ दिस यील्ड सेम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, तो ये सही है, ठीक है। फिर बोला है बोथ ऑफ दिस यील्ड सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वास KOH सॉल्यूशन। तो अभी चलो एक्वास KOH सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। तो मैंने पहले दे दिया CH2 और यहां पर दोनों में Cl, मतलब इथिलीन डाइक्लोराइड। तो एक्वास KOH दिया मैंने यहां पर, एक्वास KOH देने से क्या होता है, अगर कोई एक्वास अल्कोहल देंगे हम लोग, सॉरी एक्वास अल्कोहल नहीं, अगर हम लोग एक्वास KOH या एक्वास NaOH कुछ भी अगर एक्वास देंगे, एक्वास देने से क्या होता है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है,
ठीक है। और अल्कोहलिक देने से क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। हमेशा ये याद रखना, एक्वस देने से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक देने से एलिमिनेशन। तो ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूशन। अभी इथिलीन, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इसमें अगर एक्वस KOH दिया तो क्या होगा, ये वाला पहले भी किया था एग्जाम्पल, डायोल बनेगा। क्या बनेगा, 1,1 डायोल। फिर ये 1,1 डायोल क्या करेगा, वाटर छोड़ देगा। वाटर छोड़ के क्या बनाएगा, अभी यहां पर CH3CHO, दैट इज यहां पर बन गया मेरा इथानेल। तो अभी देखो यहां पर क्या बन रहा था, यहां पर डायोल बन रहा था, यहां पर इथानेल बन गया। ये याद रखना, अगर तुम्हारा यहां पर 1,2 डायोल होता है तो 1,2 डायोल स्टेबल होता है, लेकिन 1,1 डायोल स्टेबल नहीं होता है। 1,1 डायोल क्या करेगा, वाटर छोड़ देता है, छोड़ के कार्बोनिल कंपाउंड बना देता है। लेकिन यहां पर क्या है, 1,2 डायोल, 1,2 डायोल स्टेबल है, तो ये वाटर रिलीज नहीं करेगा, सिर्फ 1,1 डायोल ही वाटर रिलीज करेगा। तो यहां पर देखो, बोथ ऑफ दिस yield same product on treatment with aqueous KOH solution। तो ये क्या है, मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो मेरा यहां पर आंसर है नंबर 3। ठीक है। फिर नेक्स्ट, when HCl गैस इज पास्ड थ्रू प्रोपीन, तो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर मैंने क्या किया, HCl गैस पास किया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अभी देखो यहां पर क्या है, HCl गैस पास किया। अगर नॉर्मली HCl गैस पास करता तो यहां पर हम लोग को मार्कोव-निकोव रूल्स के अनुसार प्रोडक्ट मिलता, लेकिन यहां पर क्या है, पेरोक्साइड है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एंटी मार्कोव-निकोव मिलना चाहिए ना। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, यहां पर मेरा मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट ही बनेगा। क्यों बनेगा, यहां पर पहले ये होगा, इसके बाद जाके क्लोराइड आयन यहां पर अटैक करेगा और मेरा यहां पर मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये जो मार्कोव, एंटी मार्कोव-निकोव होता है, ठीक है, ये एंटी मार्कोव-निकोव सिर्फ HBr के साथ ही काम करता है, ठीक है, HBr एंड पेरोक्साइड तभी होगा। यही दो रिएजेंट होगा जो कि एंटी मार्कोव-निकोव देगा। अगर तुम यहां पर HCl यूज करोगे इंस्टेड ऑफ HBr, HCl और HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर तुम ऐसा यूज करोगे तो ये एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट नहीं देगा, ये सिंपली मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट देगा। तो यहां पर एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट पाने के लिए तुम्हें हमेशा HBr ही यूज करना पड़ेगा। HBr को अगर HCl या HI से रिप्लेस करोगे तो वो तुम्हें एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट नहीं देगा, वो सिर्फ मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर पेरोक्साइड हुआ तो HBr जरूरी है एंटी मार्कोव-निकोव के लिए, ठीक है। तो HBr कपल विथ पेरोक्साइड विल गिव यू एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। और अगर दूसरा कुछ यूज करते हो तो मार्कोव-निकोव। तो मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट में क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन काउंट ज्यादा होता है वहां पर जाके हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये मेरा है दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन में, ये वाला कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन काउंट है, तो ये हाइड्रोजन जाके यहां पर लग जाएगा और साइड वाला जो एडजेसेंट अनसैचुरेटेड कार्बन है उसको पॉजिटिवली चार्ज बना देगा, ठीक है। फिर क्लोराइड जाके यहां पर लग गया और मुझे ये फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो ये है मेरा 2-क्लोरो-प्रोपेन। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। फिर अभी यहां पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग को पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट।
जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और दूसरा क्या पता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ठीक है, अगर सपोज दोनों आइसोमर्स है, ठीक है, एग्जांपल ले लो तुम्हारा एन पेंटेन का एग्जांपल ले लो। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये है मेरा, और तुम दूसरा एग्जांपल ले लो, ये वाला। ठीक है, यहां पर क्या है, ये ब्रांचिंग है इसका, दोनों का क्या है, दोनों आइसोमर है। ठीक है, दोनों का ही फॉर्मूला है C5H12, दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो यहां पर देखो एन पेंटेन में क्या है, ब्रांचिंग नहीं है, और यहां पर ये वाला में ब्रांचिंग है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, यहां पर एन पेंटेन का ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है फॉर आइसोमर्स। अगर आइसोमर्स हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो यहां पर देखो सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, और यहां पर क्या है, डिफरेंट ब्रांचिंग आइसोमर्स से। तो जो मेरा नॉर्मल वाला होगा उसका सबसे वेट ज्यादा होगा, जहां पे एक भी ब्रांचिंग नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन जो है मेरा 1, जो कि क्लोरोब्यूटेन है, तो ये जो है मेरा नॉर्मल ब्यूटेन जो है क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूटेड है, वही वाला मेरा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। और बाकी सब क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहां पर देखो ये क्लोराइड यहां पर ब्रांचिंग पोजीशन में है, फिर यहां पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में है, यहां पर 1 मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में है। तो ये सब ब्रांचिंग में है और ये नॉर्मल वाला है, तो इसलिए जो ब्रांचिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर नंबर 7 में आओ, तो यहां पर बोला है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN1 रिएक्टिविटी। तो SN1 में क्या होता है, हमेशा एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, हैलोजन रिमूव हो जाता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो मेरा यहां पर क्या मिलना चाहिए, जो कार्बोकैटायंस है, पहला वाला का ये, दूसरा वाला का ये, और तीसरा वाला का ये। तुम लोग अभी यहां पर नॉर्मली रेजोनेंस देखना चाहते हो ना, कि यहां पर कौन सा ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, वही ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, यहां पर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं देखेंगे। जब हम लोग का यहां पर साइकिल बन जाता है एक, यहां पर देखो ये क्या है, एक साइकिल है यहां पर। ठीक है, मतलब क्या है, जो मेरा हाइड्रोकार्बन है, यहां पर हाइड्रोकार्बन एक क्या बना रहा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ठीक है, जब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स ऐसा करके बन जाता है, तब यहां पर हम लोग रेजोनेंस वाला चीज यूज नहीं करेंगे। यहां पर फिर दूसरा फैक्टर आएगा और वो है एरोमेटिसिटी। ठीक है, अभी ये जो एरोमेटिसिटी है इसका कुछ रूल्स है, वो क्या है, ये है 4 क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो पहला वाला है द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक रिंग ऑफ एटम्स। तो देखो यहां पर तीनों मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, द मॉलिक्यूल इज प्लैनर, ऑल एटम इन द मॉलिक्यूल लाई इन द सेम प्लेन। तो अगर एरोमेटिसिटी होना चाहिए तो यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल इज प्लैनर। तो यहां पर देखो ये वाला जो है मेरा, मैं नेमिंग कर देता हूं, तीसरा वाला जो मेरा कार्बोकैटायन है, ये क्या है, प्लैनर नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए ये चारों रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्लैनर नहीं है, और मेरा जो ये 1 और 2 है ये प्लैनर है। ठीक है, फिर क्या है, द मॉलिक्यूल इज फुल्ली कंजुगेटेड। तो यहां पर देखो ये जो फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन है ये कंजुगेशन में होगा। अगर तुम ऐसा करके देखोगे
ये वाला डबल बॉन्ड इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो ये कंजुगेशन में है। सिमिलरली जो सेकंड वाला है वो भी कंजुगेशन में है, ऐसे करके जा सकता है। ठीक है, तो ये कंजुगेशन में है। फिर चौथा वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। ठीक है, तो 4n+2, तो पहला वाला मैं देखता हूं, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 4 अगर मैं n को 1 बैठा देता हूं +2 मतलब क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो यहां पर देखो, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है फर्स्ट वाला के लिए। और ये सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला कार्बोकैटायन में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड वाला के लिए। तो अभी मेरा एरोमेटिक कौन सा होगा आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरा 1 हो गया एरोमेटिक, क्योंकि वो सारा फॉलो कर रहा है, जो 4 रूल्स है वो 4 रूल्स फॉलो कर रहा है। मेरा 2 क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि वो 4n+2 वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये इंस्टेड ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरा पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मेरा एंटी एरोमेटिक देगा। 4n+2 होने से मेरा एरोमेटिक होगा, और 4n रहने से एंटी एरोमेटिक होगा। ये हमेशा याद रखना, 4n+, बाकी पहला 3 एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए पहला 3 सेम रहेगा, सिर्फ फोर्थ वाला में डिफर करेगा। एरोमेटिक के लिए 4n+2 और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n। ठीक है, तो मेरा पहला वाला हो गया एरोमेटिक, सेकंड वाला हो गया एंटी एरोमेटिक, और इनमें से अगर कोई भी वो फॉलो नहीं करेगा तो वो हो गया मेरा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये हो गया। और इनका जो एनर्जी लेवल्स होता है, वो एनर्जी लेवल्स क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी में रहेगा वो रहेगा एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक के ऊपर रहता है नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में रहता है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी में रहता है, ये अगर मेरा एनर्जी लेवल्स हो गया, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर देखो, अगर एनर्जी लेवल कंसीडर में करूंगा तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का सबसे लोएस्ट एनर्जी रहता है, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक का सबसे हाईएस्ट एनर्जी रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN1 रिएक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग SN1 रिएक्टिविटी क्या बोला है, यहां पर आएगा कि तुम्हारा ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स तुम्हारा हैलोजन रिलीज करके एक कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये वाला जो नंबर 2 है, नंबर 2 क्या करेगा, नंबर 2 तुम्हारा ब्रोमीन रिलीज करके एक कार्बोकैटायन बनाएगा जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो मतलब ये स्टेबल से अनस्टेबल वाला स्टेट में जा रहा है। तो यहां पर देखो, एंटी एरोमेटिक का एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, एंटी एरोमेटिक ये जो है ये एंटी एरोमेटिक है, तो इसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। तो ये जो नंबर 2 है ये क्या करेगा, ये इसमें जाना ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन स्टेट है, ये कार्बोकैटायन स्टेट में ज्यादा जाना प्रेफर नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो नंबर 2 है ये SN1 रिएक्शन ज्यादा नहीं दिखाएगा। Whereas अगर मैं 1 देखूंगा, 1 क्या है, एरोमेटिक है। 1 का जो कार्बोकैटायन होगा वो कार्बोकैटायन क्या है, एरोमेटिक है। तो ये 1 क्या करेगा, इजीली SN1 रिएक्शन चला जाएगा और यहां पर एक एरोमेटिक कार्बोकैटायन बना लेगा। तो 1 क्या करेगा, 1 मेरा इजीली जाएगा SN1, 1 मेरा इजीली SN1 जाएगा, और मेरा जो 2 है वो SN1 जाना नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो कार्बोकैटायन है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा होता है एंटी एरोमेटिक का, और बीच में रहा मेरा नॉन एरोमेटिक। तो अगर मैं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखूं तो ये होगा आंसर 2। यहाँ पर क्या है, जो मेरा 1 होगा वो इजीली जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो 2 है वो जाना ही नहीं चाहेगा। ठीक है,
तो ये हो गया एरोमेटिसिटी। तो ये वाला जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर देखो, अगर तुम्हारा ये साइक्लिक रिंग होता है तो साइकिल्स में तुम रेजोनेंस कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, तब आएगा तुम्हारा एरोमेटिसिटी, अगर यहाँ पर कंजुगेशन रहता है। और ये एरोमेटिसिटी कंसिडर करने के लिए तुम्हारा 4 पॉइंट्स है। तो यहां पर पहले देख लेना कि तुम्हारा ये साइक्लिक है कि नहीं, फिर प्लानर है कि नहीं, और कंजुगेशन में है कि नहीं। अगर ये तुम्हारा 3 पॉइंट्स यहां पर तुम देख पा रहे हो तभी तुम एरोमेटिसिटी में जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the combination of reagents will bring about the following conversion सॉरी। तो पहला है मेरा साइक्लोहेक्सानॉन। यहां पर क्या दिया मैंने, ग्रिग्नट रिएजेंट दिया MEMgI और H+ मतलब हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H2O H+, ठीक है। ये H+ ऐसा तो नहीं रहेगा क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीसीज रहता है, तो ये ऐसे करके रहता है। तो H+ मतलब ये है H2O/H+ या फिर H3O+। तो अभी यहां पर देखो ग्रिग्नट रिएजेंट, ये Me- यहां पर जाके अटैक करेगा, ये निकल जाएगा और वो क्या करेगा, OH बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा, एक प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा, H+ कैप्चर कर लेगा। तो अभी मेरा ये बना। फिर यहां पर देखो क्या है, सारा ऑप्शन में H2SO4 है, ठीक है। तो H2SO4 दे दिया, तो H2SO4 देने से क्या होता है, H2SO4 देके हीट करने से मेरा वाटर निकल जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। कैसे करके निकलेगा, ये H ऐसे करके जाएगा, वाटर यहां से निकल जाएगा, -H2O, ठीक है। फिर अभी देखो यहां पर क्या बोला है, पहला वाला ऑप्शन में देखो HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मतलब क्या है, एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। तो अगर मैं यहां पर क्या दिया, HBr दिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो क्या होगा, तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल में क्या होगा, जो अनसैचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोजन काउंट कम होगा वहां पर जाके हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये वाला में देखो यहां पर है 1, यहां पर है 2, सो सेकेंड वाला कार्बन में हाइड्रोजन काउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू 1, तो इसलिए जो हाइड्रोजन है वो कहां पे जाएगा, 1 में जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का हाइड्रोजन काउंट कम है। तो सेकेंड वाला कार्बन में क्या जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। तो यहां पर देखो ये मेरा क्या है, फाइनल बन गया, तो मेरा ऑप्शन है 1, ठीक है। अगर तुम ये HBr देते तब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनता, तब तुम्हारा प्रोडक्ट ये वाला बनता, ये मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करता, जहां पे हाइड्रोजन काउंट ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन जाके बैठ जाएगा, ठीक है। और यहां पर रेडिकल रिएक्शन होता, फोर्थ वाला में रेडिकल रिएक्शन में तो फिर डबल बॉन्ड में ब्रोमीन जाके बैठ जाएगा। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन, मतलब 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा ये वाला में, 4 वाला में, ये 4 वाला है, ये 4 वाला है, ये 2 वाला है और ये 1 वाला है। और अभी जो ये 3 बचा HBr, तो यहां पर क्या होगा, जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा OH का Br से। तो यहां पर मेरा जो 8 नंबर है इसमें मेरा आंसर क्या है, आंसर है मेरा 1, ठीक है। फिर अभी आओ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा वाला सबस्ट्रेट SN1 जाएगा, कौन सा वाला सबस्ट्रेट SN2 जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा वाला सबस्ट्रेट SN2 रिएक्शन जाएगा। तो यहां पर देखो क्या क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लोग को पता है कि हमेशा SN2 जाता है,
लेकिन मुझे बाकी ऑप्शंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ये क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये बेस भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, SN2 रिएक्शन के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस चाहिए। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्लस अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस देता हूं, वो क्या देता है मेरा, यहां पर आएगा एलिमिनेशन, तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। सिमिलरली यहां पर देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्लस OH है यहां पर एक्वास में, ये अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ OH तो वो भी 50% या 60% जैसा एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है और बाकी मेरा SN1 दे देता है, ठीक है। एलिमिनेशन प्लस SN1 आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, यहां पर क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन यहां पर OH क्या है, अल्कोहलिक OH है। तो मैंने तुम लोगों को दिखाया था पहले में, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH होने से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा फॉलो करता है, और अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH लेने से एलिमिनेशन फॉलो होता है। तो यहां पर देखो क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन में सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहलिक OH है, तो यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन फॉलो होगा, ठीक है। तो मेरा जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला में एलिमिनेशन, थर्ड वाला में एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन जो कि SN1 है, और फोर्थ वाला में एलिमिनेशन। तो SN2 के लिए हमेशा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस रहना चाहिए, तो यह ऑप्शन होगा मेरा 1, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहां पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट यहां पर एंड नहीं होगा, ये बट होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस। यहां पर जो आयोडाइड है, ये आयोडाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है लेकिन वीक बेस है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है मेरा 1। फिर अभी यहां पर आ जाओ, इन द रिएक्शन, यहां पर ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ क्या है, KOH दे दिया, और उसके साथ क्या है, वाटर है, मतलब एक्वस KOH। तो क्या है, SN1 जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। यहां पर जो था 3 डिग्री के साथ OH, यहां पर क्या होगा, SN1 भी जाएगा, साथ ही साथ एलिमिनेशन भी जाता है, लेकिन SN1 थोड़ा ज्यादा जाता है एलिमिनेशन से, और अगर हम लोग अल्कोहलिक यूज करेंगे तो टोटली एलिमिनेशन होता है। तो यहां पर क्या है, एक्वस KOH दिया, तो इसलिए SN1 ज्यादा जाने का चांसेस है, तो हम लोग SN1 कंसीडर करेंगे यहां पर, और तुम लोग का सिलेबस में भी SN1 ही आएगा, एलिमिनेशन उतना ज्यादा आता नहीं है। तो यहां पर बोला है इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज डबल्ड, मतलब अल्काइल हैलाइड का भी कंसेंट्रेशन डबल कर दिया 2x, और एक्वस KOH का भी 2x कर दिया कंसेंट्रेशन। तो अभी देखो ये जो SN1 रिएक्शन है, तो इसका रेट क्या होगा, SN1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, मतलब इसका रेट जो होगा वो क्या होगा, इसका रेट होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर। तो इसका जो रेट है, इसका रेट होगा, सपोज रेट है dx/dt, तो इसका रेट है k इंटू सबस्ट्रेट ऑर्डर 1, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज डबल, ठीक है। यहां पर जो सबस्ट्रेट है और यहां पर ये जो एक्वस KOH है, ये एक्वस KOH का और ये टर्शियरी इसका, ठीक है। तो सबस्ट्रेट यहां पर क्या होगा, एक्वस KOH बहुत ही ज्यादा रहता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट हो जाता है, और इसको हम लोग K में घुसा सकते हैं, तो इसका आएगा K प्राइम इंटू जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर 1, ठीक है। अभी यहां पर देखो जो कंसेंट्रेशन है, एक्वस KOH का जो कंसेंट्रेशन है
वो एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड बहुत बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं ट्वाइस कर देता हूं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन होता है एक्वस KOH का, वो एक्वस KOH का कंसंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो ये जो है मेरा K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसमें हम लोग ये कांस्टेंट को घुसा सकते हैं। तो यहां पर आ गया मेरा K प्राइम। तो यहां पर मेरा जो K प्राइम होगा इक्वल्स टू K इंटू एक्वस KOH, ठीक है, वो कांस्टेंट हो गया। तो अभी मेरा जो रेट है, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट का डबल कर देता हूं तो मेरा रेट क्या होगा? तो रेट होगा K प्राइम। अभी इसका KOH का डबल करने से भी कुछ जाएगा नहीं क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट में घुस चुका है। तो यहां पर 2 इंटू एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है, 2 इंटू एल्काइल हैलाइड और पावर में क्या है 1, क्योंकि ये यहां पर मेरा SN1 है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो यहां पर इसलिए 1 आ गया। तो इसको बाहर निकाल दो तो 2K प्राइम इंटू एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मेरा K प्राइम एल्काइल हैलाइड था ये क्या है, पुराना रेट था। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो यहां पर मेरा न्यू रेट है, तो न्यू रेट इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू ओल्ड रेट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा मेरा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज डबल द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डबल, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा ओल्ड रेट था, ओल्ड रेट में क्या हो रहा था, एक्वस KOH का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। तो इसलिए इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में घुसा देंगे। तो यहां पर क्या होगा, K प्राइम इंटू एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन, और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसलिए यहां पर जो मेरा आता है रेट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, और यहां पर n रहता है। ये जो n होगा ये SN1 रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसलिए n इक्वल्स टू यहां पर 1 होगा। तो इसलिए यहां पर 1 बैठ गया। फिर मेरा न्यू रेट क्या आ गया, एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया, तो यहां पर 2 टू द पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, और बाकी जो है ये बाकी मेरा ओल्ड रेट है, तो 2 इंटू ओल्ड रेट। तो मेरा जो न्यू रेट है, न्यू रेट मेरा 2 इंटू ओल्ड रेट हो गया। तो यहां पर मेरा जो है ऑप्शन होगा कि कंसंट्रेशन अगर डबल कर देते हैं रिएक्टेंट्स का तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डबल, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डबल्ड। तो आशा करता हूं तुम लोगों को ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना। थैंक यू।